एक ऐसा इंसान जो कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 21st रैंक पे है, वो भी सिर्फ 29 इयर्स की यंग एज में। बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस इंसान को वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनर बनने की प्रेडिक्शन करते हैं। इसके पास इतना पैसा है कि एक बार तो इलॉन मस्क को ट्विटर डील में पैसे ऑफर किए थे, लेकिन एक रात को जब ये सोकर अगले दिन उठा तो इसने देखा कि पुलिस उसके घर के बाहर उसे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। जब तक वो इस बात को अपने माइंड में प्रोसेस करता, अचानक से उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे टीवी ऑन करने को कहता है। टीवी पे वो देखता है कि वो अब $32 बिलियन की नेटवर्थ से सीधा $0 पे आ गया है। अब उसके पास आज के ब्रेकफास्ट के पैसे भी नहीं है। और इन सब में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ना तो इस व्यक्ति की कंपनी को कोई लॉस था, ना ही इस व्यक्ति को कोई बुरी आदत थी जैसे कि गैम्बलिंग। इवन ये तो अभी भी वही पुरानी होंडा की गाड़ी चलाता था और एक छोटे से घर में रहता था। मार्च 2020 कोविड पूरी तरह से दुनिया में तेजी से फैल रहा था। सारे स्टॉक मार्केट तेजी से क्रैश हो रहे थे। सब जगह अनसर्टेनिटी और डर का माहौल था। लेकिन उस टाइम पे एक मार्केट था जो कि बूम कर रहा था। इवन वो तो अपने ऑल टाइम हाई को भी सरपास कर रहा था, क्रिप्टो मार्केट। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लेकर रिटेल इन्वेस्टर सब लोग स्टॉक मार्केट छोड़ के क्रिप्टो में पैसा लगा रहे थे। सब क्विकली पैसा बना के खुश थे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये उनकी खुशी जल्द ही खत्म होने वाली थी। और उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था 1992 में। स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी के कैंपस में सैम बैंकमैन-फ्राइड नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। उसका बचपन स्टैनफोर्ड के कैंपस में ही एक घर में गुजरा। फिजिक्स में बैचलर डिग्री करने के बाद सैम ने MIT में एडमिशन लिया, जहां सैम का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो सैम ने एक ट्रेडिंग फर्म चेन स्ट्रीट कैपिटल में इंटर्नशिप किया। इससे उसका इंटरेस्ट ट्रेडिंग में बढ़ गया। फिर फाइनली 25 इयर्स की एज में सैम ने अपनी खुद की ट्रेडिंग फर्म एलिमेंडा रिसर्च ओपन की। बेसिकली इस कंपनी का मकसद एक ही था, बिटकॉइन ट्रेड करके पैसे कमाना। लेकिन एक दिन जब सैम अपने कंप्यूटर पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, उसने कुछ नोटिस किया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बिटकॉइन का प्राइस 15,000 है, लेकिन कुछ एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान में बिटकॉइन की प्राइस $20,000 है। अब सैम के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। टेक्निकल टर्म्स में इसको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहा जाता है, जहां आप एक जगह से बिटकॉइन बाय करके दूसरी जगह पर सेल करते हैं एंड प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि प्राइस डिफरेंस कैसे हो सकता है। इसका सिंपल सा आंसर है सप्लाई एंड डिमांड। फॉर एग्जांपल सैम के केस में उस टाइम पे जापान के अंदर बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट नया था। बिटकॉइन को बाय करने वाले लोगों का नंबर भी तेजी से बढ़ रहा था। बिटकॉइन की डिमांड हाई थी और अगर किसी चीज की डिमांड हाई रहती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। उसी टाइम USA में इतनी डिमांड नहीं थी, तो लेस डिमांड मतलब लेस प्राइस। अब सैम ने एक रास्ता तो ढूंढ निकाला, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, USA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। इन सब से निपटने के लिए सैम ने अपने एक जापानीज फ्रेंड के साथ मिलकर ये काम किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन नहीं चला। यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। XRP नाम का एक क्रिप्टो टोकन, जिसपे USA की गवर्नमेंट एजेंसी SEC ने केस कर दिया था। जो XRP 22 दिसंबर 2020 को 33 रुपए पर XRP पे चल रहा था, विद इन 24 आवर्स 15 रुपए पे गिर जाता है, विच मीन्स ऑलमोस्ट अपनी 68% वैल्यू लूज कर देता है। सैम की कंपनी एलिमेंडा रिसर्च ने 5,550 करोड़ रुपीस वर्थ के XRP होल्ड कर रखे थे। XRP पे SEC के केस के बाद सिर्फ 24 घंटे में सैम की कंपनी एलिमेंडा रिसर्च को अप्रोक्सीमेटली 3,970 करोड़ का लॉस हो गया, जिसके कारण एलिमेंटा रिसर्च लगभग अपनी 2/3 वेल्थ लूज कर देती है। और अब आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करना भी मुश्किल हो गया था, जिसके पीछे मेनली 2 रीजंस थे, जिसमें से नंबर 1 रीजन था वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन की प्राइस। अब बिटकॉइन की प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं था। नंबर 2 हाई रिस्क बाय एलिमेंटा रिसर्च। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स को देखकर और ओवर कॉन्फिडेंट होकर सैम ने हाई रिस्क ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद कंपनी और लॉसेस में चली गई। लेकिन सैम हार मानने वालों में से नहीं था। कंपनी को डूबने से बचाने का आइडिया सैम ने सोच के रखा था, और वो था FTX। 2019 में सैम ने FTX नाम की एक नई कंपनी बनाई थी, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज था। बेसिकली एक्सचेंज मींस बैंक फॉर क्रिप्टो, जो कि बायर्स और सेलर्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, जहां लोग अपना क्रिप्टो बाय सेल एंड ट्रेड कर सकते हैं। देखते ही देखते बहुत कम टाइम के अंदर FTX की वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गई, जिसके मेनली 3 रीजंस थे। नंबर 1 रीजन वेराइटी। FTX पे 300 से ज्यादा क्रिप्टो अवेलेबल थी। नंबर 2 इज लो फीस, जहां बाकी एक्सचेंज हाई फीस चार्ज करते
करते थे, FTX की फीस लो थी। नंबर 3, सैम की पब्लिक इमेज। इमेजिन कीजिए अगर किसी यंग पर्सन की $32 बिलियन की नेटवर्थ है तो उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। अब ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि महंगी कार कलेक्शंस होगी, उसके पास वॉचेस होगी, लेकिन ये है सैम बैंकमैन की इमेज जब वो फोर्ब्स के वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में 21st रैंक पे थे। फैंसी एक्सपेंसिव डिजाइनर क्लोथ्स की जगह FTX के लोगो वाली सिंपल टी शर्ट एंड शॉर्ट्स पहने हुए दिखते थे। चाहे कोई भी बड़ा इवेंट हो, न्यूज इंटरव्यू हो, सैम हमेशा इसी प्रकार रहते थे। ऑल्सो ट्विटर के ऊपर सैम की एक इमेज बड़ी वायरल हुई थी जिसमें सैम अपनी ऑफिस के बीन बैग पे सोए हुए थे। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के एम्प्लॉय ने एक न्यूज़पेपर को भी ये बात बताई थी कि जब सैम बैंकमैन वीडियो कॉल पे FTX की फंडिंग के लिए पिच कर रहा था तब वो लीग्स ऑफ लेजेंड नाम का एक गेम खेल रहा था। गजब की बात तो ये थी कि अगले ही दिन उस कंपनी ने सैम की कंपनी में ऑलमोस्ट $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर भी दिया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, FTX में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था एंड FTX तेजी से ग्रो भी कर रहा था। फाइनली अब FTX ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी FTT को लॉन्च कर दिया जिसकी प्राइस कुछ ही दिनों में सीधा $80 यानी कि 6,400 रुपए पर पहुंच गई। क्रिप्टो मार्केट में जब भी कोई कंपनी अपने लिए लोगों से फंड्स रेज करती है तब स्टॉक मार्केट की तरह स्टॉक्स नहीं लाती, वो लाती है अपना क्रिप्टो टोकन जिसमें इन्वेस्ट करके सिंपली लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनीज भी FTX की ग्रोथ देखकर इसमें इन्वेस्ट करने लगी थी। इन कंपनीज में एक कंपनी थी बाइनेंस जो कि वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी थी और अभी भी है। बाइनेंस के CEO चांगपेंग ज़ाओ और सीजी ने FTX में 20% ओनरशिप खरीद ली और इस डील के टाइम पे बाइनेंस के CEO सीजी ने सैम से कहा कि वो FTX के साथ मिलकर क्रिप्टो अडॉप्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। लेकिन सैम को क्या पता था जिसे वो दोस्त समझ रहा है असल में वो दुश्मन है और वो ही FTX के बुरे दिन स्टार्ट करने वाला था। जब ये डील हो रही थी बाइनेंस के CEO सीजी को बिलियंस ऑफ डॉलर के FTT टोकन FTX के द्वारा दिए गए। ये सैम की सबसे बड़ी गलती थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया सैम की कंपनी नई ऊंचाइयां छूने लगी। अब FTX वर्ल्ड में 3rd बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया था। वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल लीग सुपर बोल के अंदर FTX ने स्पॉन्सरशिप की। IPL की व्यूअरशिप 2020 में 31 मिलियन और सुपर बोल की 2020 में व्यूअरशिप ऑलमोस्ट डबल 96 मिलियन। सुपर बोल में हर जगह FTX के प्रमोशन देखने को मिल रहे थे। कुछ लोगों ने इसलिए 2020 सुपर बोल को क्रिप्टो बोल भी कहा। FTX ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि लैरी डेविड को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हायर किया। इन्हीं एड्स में एक एड्स ये थी जहां लैरी डेविड जो कि बहुत रेयरली किसी एड में काम करते हैं वो इस एड में बताते हैं कि कैसे लोग कोई भी न्यू इन्वेंशन का मजाक बनाते हैं, बाद में वही लोग उसे यूज करते हैं। इस एड का मकसद लोगों को ये बताना था क्रिप्टो भी व्हील की तरह एक बिगेस्ट इन्वेंशन है इस सेंचुरी की। इन एड्स का लोगों के दिमाग पे इतना गहरा असर हुआ कि FTX की वेबसाइट पे हर मैच के बाद 1000% ट्रैफिक में इंक्रीमेंट देखने को मिलता था। सब कुछ FTX के फेवर में चल रहा था। बाइनेंस फर्स्ट पे था, कॉइनबेस सेकंड पे और थर्ड पे FTX। और ये अज्यूम किया जा रहा था कि अगर FTX ऐसे ही ग्रो करता रहा तो जल्द ही वो कॉइनबेस और बाइनेंस को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बन जाएगा। 2 नवंबर 2022 कॉइनडेस्क नाम की एक पॉपुलर क्रिप्टो न्यूज वेबसाइट के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें सैम की दूसरी कंपनी एलिमेंटा रिसर्च को टारगेट करते हुए उस रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि कॉइनडेस्क ने जब एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट को चेक किया तो एलिमेंटा रिसर्च के पास $14.6 बिलियन के एसेट्स तो हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी तो FTT टोकन ही है जो कि एलिमेंटा रिसर्च की सिस्टर कंपनी FTX चाहे जितना बना सकती है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर FTT को एलिमेंटा रिसर्च इतने हैवी अमाउंट में सेल करेगी तो FTT का प्राइस क्रैश करेगा। तो FTT टोकन का एसेट्स डॉक्यूमेंट में इतना बड़ा हिस्सा कैसे है जिसको दिखाकर एलिमेंटा रिसर्च बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टर्स से रेज कर रही है। कॉइनडेस्क की इस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि जब एलिमेंटा रिसर्च की CEO कैरोलिना एलिसन से उन्होंने पूछा तो कैरोलिना ने इस डॉक्यूमेंट को फेक बताया। अक्सर क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसी अनसर्टेनिटी को FUD कहा जाता है, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। काफी लोग ट्विटर पर कह रहे थे कि स्टे अवे फ्रॉम FUD, सैम इज ए जीनियस। ठीक इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के 4 दिन बाद 6 नवंबर 2022 को बाइनेंस के CEO जो कि सैम के एक बड़े ही अच्छे दोस्त बनकर आए थे, उन्होंने अपने FTT की सारी होल्डिंग्स सेल कर दी थी जिसकी टोटल वर्थ थी $580 मिलियन। सब कुछ सेल करने के बाद में जब सीजी सेफ हो गए तब सीजी ने अपने ट्विटर पे, जहाँ पे सीजी के 7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, एक ट्वीट लिखा और उस ट्वीट में सीजी लिखते हैं कि वी हैव सोल्ड ऑल आवर FTT, वी डू नॉट सपोर्ट FTX एनीमोर।
more. They have betrayed the trust of the crypto community. We advise our users to withdraw their fund from FTX as soon as possible. CZ के इस ट्वीट के आते ही FTT टोकन कुछ ही घंटों में 50% से ज्यादा क्रैश हो चुका था, लेकिन ये तो CZ की सैम और FTX को गिराने की शुरुआत थी। 7 नवंबर 2022 कस्टमर की तरफ से विड्रॉल्स तेजी से बढ़ रहे थे। CoinDesk की रिपोर्ट ऑलरेडी और उसके बाद में CZ का ये ट्वीट सभी लोग डर चुके थे। फाइनली 7 नवंबर को ही FTX की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर लिया जाता है कि वो लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि FTX के पास फंड्स तो हैं, लेकिन रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा आ रही है कि वो इतनी सारी रिक्वेस्ट हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए FTX अब अपने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स से मदद लेगा कस्टमर रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए। फिर कुछ ही देर बाद CZ का एक और ट्वीट आता है, वी हैव रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम FTX टू बाय देयर non-US बिजनेस फॉर $10 billion. We are considering it, but we need to conduct due intelligence first. We will update our users soon. सिंपल भाषा में CZ को ऑफर आ चुका है FTX परचेज करने का, लेकिन CZ का प्लान इससे काफी बड़ा था। अब CZ के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। नवंबर 8, 2022 CZ ने एक ट्वीट किया कि पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए और यूजर्स के क्रिप्टो में विश्वास बनाए रखने के लिए बाइनेंस ने FTX के non-US बिजनेस की डील करती है, और साथ ही साथ ये भी लिखा कि वो सैम बैंकमैन की रिस्पेक्ट करते हैं एज ए इनोवेटर, बट सैम के बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एथिक्स से वो डिसएग्री करते हैं। सैम को लग रहा था कि वो बच गया है। सैम कहानी में आने वाला एक बहुत बड़े ट्विस्ट से अनजान था। नवंबर 9, 2022 की सुबह बाइनेंस के CEO CZ की तरफ से एक और ट्वीट आया, जिसमें CZ ने कहा कि बाइनेंस अब FTX को नहीं एक्वायर करना चाहता और इस डील को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि बाइनेंस को FTX में चल रही कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज और मिसकंडक्ट्स के बारे में पता चल गया है। बाइनेंस कभी भी अपने आप को इन शेडी ऑपरेशंस के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता। 10 नवंबर 2022 FTX ने USA में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दी, ये कहते हुए कि उनके पास कस्टमर को देने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। अब सैम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे पता था कि बाइनेंस जितनी बड़ी कंपनी ने अगर मना कर दिया तो अब कोई FTX को एक्वायर करने आगे नहीं आएगा। बैंक्रप्सी से एक दिन पहले ही FTX के CEO सैम बैंकमैन अपने प्राइवेट जेट से USA छोड़कर बहामास में चला गया। 12 दिसंबर 2022 सैम को बहामास में अरेस्ट कर लिया जाता है और USA के लिए वापस भेज दिया जाता है, जहां पे सैम के ऊपर 8 क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, विच इंक्लूड्स टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन सैम गिल्टी प्लीड नहीं करता है, अपने आप को इनोसेंट बताते हुए कहता है कि ये सब सैम के कंपिटिटर्स और एनिमीज की उसे फंसाने की साजिश है। इनडायरेक्टली CZ की तरफ इशारा करता है। सैम के द्वारा लगाए CZ पे एलिगेशंस का जवाब देते हुए उसी दिन CZ का एक ट्वीट आता है और उसके रिस्पॉन्स में CZ लिखते हैं कि सैम हैज बीन अरेस्टेड, ही इज नॉट ए हीरो बट ए लायर। अभी भी सैम के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है और अगर सैम पे लगे सारे चार्जेस सही प्रूव हो जाते हैं तो एक्सपेक्टेडली सैम को 200 इयर्स से भी ज्यादा की जेल हो सकती है। कुछ लोग तो आज भी यही बोलते हैं कि CZ को पता था कि FTX जितनी स्पीड से ग्रो कर रहा था वो दिन दूर नहीं था कि वो बाइनेंस को भी पीछे छोड़ के वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बन जाता। इसलिए CZ ने ये सब किया, लेकिन सब थ्योरीज हैं जिनका कोई अभी तक प्रूफ नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सही था, सैम या CZ? कमेंट में जरूर बताना। ऑल्सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।